वेलकम स्टूडेंट्स, स्काई टीचिंग एकेडमी में मैं सचिन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में। पिछली क्लास में हम जब डचों को पढ़ रहे थे, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हमने थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में बताया। वहां पे एक गलती हुई है, याद रखिएगा। जो 1623 सन में जो 10 अंग्रेज और 9 जापानियों का वध हुआ था, वो बैटविया ना होकर अंबायना बताना था। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे आराम आराम से चलें, क्योंकि अंग्रेजों के बारे में बताने को बहुत कुछ है। ये मुख्य हैं, इन्हीं ने बाद में पूरे भारत पर कब्जा किया, तो उनको हम आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि कोई गलती भी ना हो और आप अच्छे से समझ सकें। तो बात करते हैं अंग्रेजों की बच्चों। तो अंग्रेजों के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि सबसे पहले 1579, ठीक है, 1579 के आसपास एक अंग्रेज जो है वो गोवा आता है और गोवा के चर्च में पादरी बनता है। इसका नाम होता है थॉमस स्टीफेंस। ठीक है, पहला सन ये लिखा हुआ है। पहला अंग्रेज जो भारत जल मार्ग से आया, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो है स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, यहाँ पे डाउट क्लियर रखिएगा अपना। 1582 आते आते जो अंग्रेज होते हैं वो पुर्तगालियों का जो एकाधिकार होता है पूरब की ओर आने का, उसको खत्म कर देते हैं। वो तमाशा अंतरीप तक की कुछ इंग्लैंड के नाविक जो है यात्रा करते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर बात आती है 1583 की। तो 1583 में 4 अंग्रेज थल मार्ग से पूरब की ओर निकलते हैं और उनको हार्मुज जल संधि जो है वहां पर पकड़ लिया जाता है, पुर्तगालियों के द्वारा कैद कर लिया जाता है। फिर 4 नागरिक ये रहते हैं, इनके नाम रहते हैं फिंच, नेवेरी, लीड्स और स्टोरी। जब ये कैद से छूटते हैं तो ये फिर एक नेवेरी की तो मृत्यु हो जाती है, लीड्स मुगल सेना में चला जाता है। फिच जो है ये मलाया प्रायद्वीप और लंका की यात्रा करते हुए 1991 तक वापस अपने देश पहुंचता है। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। जब ये 1991 में अपने देश पहुंच जाता है तो ये वहां जाके पूरब में क्या चल रहा है, कैसा व्यापार है, सब चीजों के बारे में वहां बताता है। उससे पहले एक इंग्लैंड को सफलता मिल जाती है। 1588 में ये स्पेन के जहाज को परास्त कर देते हैं, जहाजी बेड़े को परास्त कर देते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ बहुत उत्साहित होती हैं। फिर वहां चर्चा शुरू होती है पूरब की ओर व्यापार करने की। तो 1599 सन जब आता है, 1599 में वहां पे लंदन के कुछ व्यापारी बैठते हैं लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, और वो बैठकर वहां एक कंपनी का गठन करते हैं। उसका नाम तो बहुत हैवी है बच्चों, हमसे तो याद हुआ नहीं, याद हो तो कर लेना। नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। लंबाई से अंदाजा लगा लीजिएगा आप, और लंदन तो है ही नाम में। तो ये कंपनी सबसे पहले वहां अंग्रेज बनाते हैं बैठ के उस सभा में। 1599 में ये कंपनी बन जाती है। 1600 के चार्टर द्वारा महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 को इसको मान्यता प्रदान कर देती हैं और कहती है कि 15 वर्षों तक आप लोग पूरब पर व्यापार कर सकते हो, पूरब की ओर एक अधिकार इनको मिल जाता है। कंपनी ये स्वायत्तशासी रहती है, मतलब जो है कहने का मतलब प्राइवेट कंपनी ही होती है, ये सरकारी कंपनी नहीं होती, लेकिन सरकार से अधिकार इनको मिले रहते हैं। ये कंपनी जब 1600 में बनके तैयार होती है तो इसका पहला प्रयास 1601 में होता है। जॉन मिडल्टन आता है पूरब की ओर। फिर उसके बाद फिर प्रयास होते हैं। फिर 1608 में जाकर जो कैप्टन हॉकिंस होता है वो हेक्टर नामक एक जहाज से आता है और जलमार्ग से पहला अंग्रेज होता है जो भारत में कदम रखता है। वो पहुंचता है जहांगीर के दरबार में और उसके हाथ में पत्र होता है अकबर के नाम का, क्योंकि उस समय वहां खबर होती है कि अकबर राजा है भारत में। तो वो अकबर के नाम का पत्र लेकर आता है जहांगीर के दरबार में, और वो फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता होता है, तो फारसी जानता है वो अच्छे से, तो इसीलिए उसको जहांगीर फिरंगी खां की उपाधि देता है। उसकी एक शादी करा दी जाती है आर्मीनियन स्त्री से जहांगीर के द्वारा, और उसको 400 का मनसब भी प्रदान किया जाता है। मनसबदारी प्रथा को हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। ये कुछ इस तरह से था कि कुछ घोड़े और सैनिक रखने का अधिकार मनसब के हिसाब से इनको मिलता था। यह है मनसबदारी प्रथा जो मुगलों में चलती थी। तो इसके बाद की ये तो बात हो गई 1608 में कैप्टन हॉकिंस के आने की। यहां तक का क्रम आपने समझ लिया। फिर ये जो कंपनी 1600 में चार्टर प्राप्त की थी, यही कंपनी जब महारानी एलिजाबेथ की 1603 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर वहां पर जेम्स जो रहते हैं, जेम्स द्वितीय, सॉरी जेम्स प्रथम बच्चों वहां पे रहते हैं उस समय एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद। वो उनको उत्तराधिकारी बनते हैं। 1609 में ये कंपनी के अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा, 1609 में इनको कंपनी को एक और अधिकार मिल जाता है। ये कंपनी एक बार सरकार को लगभग 1,70,000 पाउंड भी ऋण के रूप में प्रदान करती है।
आगे चलते हैं तो फिर इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी घटना होती है 1688 में। वहां एक तख्ता पलट होता है जिसके तहत संसद की सर्वोच्चता स्थापित होती है। और ये जो सर जेम्स द्वितीय रहते हैं उनका तख्ता पलट होता है और सरकार बनती है नई व्हिग पार्टी की, और विलियम तृतीय और मैरी शासक बनते हैं। व्हिग पार्टी जो है सत्ता में आती है, ये व्हिग पार्टी व्हिग करके ऐसे लिखा रहता है। व्हिग पार्टी जो सत्ता में आती है ये कंपनी के एकाधिकार के पक्ष में बिल्कुल नहीं होती, और ये वहां और भी मतलब नागरिकों को व्यापार के लिए छूट प्रदान कर देती है। तो वहां स्वदेशी प्रतिद्वंदी जो है एक नई कंपनी खड़ी कर देते हैं, न्यू कंपनी नाम से। कुछ दिनों पश्चात जब सरकार की हालत थोड़ी खस्ता होती है तो जो विशेषाधिकार जो थे, व्यापार का जो एकाधिकार था, उसकी नीलामी होती है और ये न्यू कंपनी 20 लाख पाउंड देकर उस अधिकारों को खरीद लेती है। ये अधिकार तो खरीद लेते हैं लेकिन पुरानी कंपनी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और उनको असाधारण क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। उसके बाद एक अंग्रेज रहता है गोडोल्फिन। ये कुछ प्रयास करता है और इन दोनों कंपनियों को के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। तो होता यूं है कि इसी दौरान 1694 के जो संसद का जो इनका सत्र रहता है उसी के आधार पर, उसके आदेश के प्रस्ताव के आधार पर 1698 में दो कंपनियां और बनती हैं। याद रखिएगा ये कंपनी होती हैं दो, जर्नल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ये दो कंपनियां और बनती हैं 1698 में, और इन सभी कंपनियों का मर्जर कर दिया जाता है 1708 ईस्वी में एक कंपनी के अंदर, और फिर उस कंपनी का नाम रखा जाता है, उस कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कर दिया जाता है। इतना नाम में परिवर्तन आता है, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, द यूनाइटेड कंपनी। ठीक है, इतना नाम चेंज कर दिया जाता है उस कंपनी का, ये आप याद रखिएगा। फिर जब बात आती है इस कंपनी के जो नाम ईस्ट इंडिया कंपनी इसका पड़ा, वो कब पड़ा, तो वो बच्चों 1833 के चार्टर द्वारा इस कंपनी का नाम संक्षिप्त किया जाता है और इस कंपनी का नाम कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां तक आपने कंपनी कैसे बनी उस इतिहास को समझ लिया अच्छे से। आगे हम बात करेंगे कि भारत के अंदर इन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, कैसे कैसे राजनीतिक और सामाजिक और सभी तरह का एकाधिकार इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। 3 प्रेसिडेंसियों को इन्होंने धीरे धीरे संचालित किया, बंबई, मद्रास और साथ साथ कलकत्ता यानी कि बंगाल। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में कैसे कैसे इन्होंने अपना शासन जमाया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियोज में। इसी तरह धीरे धीरे हिस्सों में हम आपको अंग्रेजों का भी पढ़ाएंगे क्योंकि इनका बहुत कुछ बताने को है। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और आगे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।